Hello student, today I am going to explain you the remaining part of human reproduction. Gametogenesis, the formation of gametes in gonads. Gonads means testes and ovary. तो टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो गेमेटोजेनेसिस होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। तो पहला देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस फ्रॉम द सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होगा? जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो डिवाइड होकर स्पर्म को फॉर्म करती है। तो इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जब स्पर्म फॉर्म होते हैं तो उनको जो नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स होती है जिनको नर्व सेल्स कहते हैं, वो जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। You can see in this diagram how to form sperms in spermatogenesis process। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है तो वो किसके अंदर होगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है? टीएसए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक तो बाहर की तरफ लेयर होती है, दूसरी अंदर की तरफ जो लेयर होती है इसको क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, और डिवाइड होने के बाद क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारी फेज होती है। तो जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया है, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। उसके बाद क्या होगा? इसमें मैच्योरेशन डिवीजन होगा, और मैच्योरेशन डिवीजन के बाद क्या? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी जिनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और ये जो स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, लोकोमोशन नहीं होता है। तो उसके बाद जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो जो राउंड शेप में होते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिससे ये स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्पर्म्स हैं। जो स्पर्म्स होते हैं मोटाइल होते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो स्पर्मेटिड होते हैं। तो स्पर्मेटिड जो नॉन मोटाइल होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं जिससे नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। तो ये जो सारे स्टेज आपको डायग्राम में दिखाई दे रही ऊपर से नीचे तक, ये सारी स्टेजेस होती है, और इन्हीं स्टेजेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का डायग्राम है, टीएस जो लिया गया उसके अंदर। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है जर्मिनल एपिथेलियम की जो लेयर है, उसके अंदर जो सेल्स होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और इन्हीं में डिवीजन होता है। और उसी के बाद लास्ट में क्या बनते हैं? यहाँ पर स्पर्म फॉर्म होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर ये आपको सेल्स दिख रही है, लंबी लंबी जो सेल्स दिख रही है, ये जो सेल्स होती है सर्टोली सेल्स होती है। ये सर्टोली सेल्स किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी? जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उसको भोजन या फूड प्रोवाइड करती है, जिससे जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है दो फेज में कंप्लीट होती है। पहली जो फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है ये 3 सब फेजेस में कंप्लीट होगा। तो इसमें पहली जो सब फेज होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का नंबर होता है कि जो सेल्स होती है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स होती है वो मल्टीप्लाई करती है, अपने नंबर्स को बढ़ाती है। सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम वर्क एज ए स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है जिनमें डिवीजन होता है, अब उस सेल्स को स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ये जो सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया की डिवाइड होती है रैपिडली माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, और न्यू सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स डिवाइड होती है इन सेल्स को स्टेम सेल्स कहते हैं। और जब ये डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद इनका जो नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो जाता है। ग्रोथ फेज। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं फूड को गेन करके एनलार्ज हो जाते हैं, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का न्यूक्लियस है वो भी साइज में एनलार्ज हो जाता है। थर्ड वन आती है मेच्योरेशन फेज। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड बाय फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसके अंदर फिर से मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होता है, जिसके रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बनेगी वो हैप्लाइड बनेगी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे वो डिप्लाइड थे, लेकिन जो उससे जो डॉटर सेल बनती है वो हैप्लाइड होती है। जो हैप्लाइड डॉटर सेल्स होती है उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं।
अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है उसके अंदर एक डिवीजन और होता है जिसको मियोसिस सेकेंड डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस सेकेंड डिवीजन के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स बनती है। अब जो 4 डॉटर सेल्स बनी है उनको स्पर्मेटिड्स कहेंगे। मतलब सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, और जिससे कितनी डॉटर सेल्स बनेगी, 4, जो कि क्या है कहलाएगी, स्पर्मेटिड कहलाई, जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स जो बने हैं उससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फॉर्म होगा। इस प्रोसेस को स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें आता है स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड कैसे हैं, साइज में कैसे हैं, स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है। तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, कुछ चेंजेस होंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। ये जो स्पर्मेटिड है ये किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। अब जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। स्पर्मेटिड जो होते हैं उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है मोटाइल स्पर्म्स में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। पहला चेंज क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड्स है स्टार्टिंग में कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें लेंथ में इंक्रीमेंट होगा जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसका न्यूक्लियस जो होता है उसमें से वाटर बाहर निकलेगा जिससे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर शेप होता है, मतलब जो इसका फ्लूइड होता है उसमें से वाटर बाहर निकलेगा जिससे न्यूक्लियस क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। अब जो न्यूक्लियस के अंदर से वाटर निकलता है तो कितना वाटर निकलता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है, जो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है। किसी एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस का शेप अलग हो सकता है और दूसरे एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस का शेप अलग हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस न्यूक्लियस में से कितना वाटर कितनी क्वांटिटी में निकला है। द शेप ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइन द शेप ऑफ स्पर्म हेड। अब जो न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो स्पर्म के हेड के शेप को डिटरमाइन करेगा। इसके अलावा आरएनए कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस रिड्यूस। न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए की क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। द 2 सेंट्रियोल ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल अरेंज होंगे एक के बाद एक न्यूक्लियस के आगे सिचुएटेड होगा, दूसरा न्यूक्लियस के पीछे। जो न्यूक्लियस के आगे की तरफ सिचुएटेड होता है इसको एंटीरियर या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के पीछे की तरफ सिचुएटेड होगा उसको पोस्टीरियर या डिस्टल सेंट्रियोल कहेंगे। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेसल बॉडीज में। जो डिस्टल सेंट्रियोल वो किस में कन्वर्ट होगा, बेसल बॉडीज में, और इसी बेसल बॉडीज से क्या बनेगा, स्पर्म का एक्सियल फिलामेंट्स बनता है। इसके अलावा जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो गोल्गी बॉडीज होती है, मतलब सेल्स होती है, उसके ऊपर जो गोल्गी बॉडीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक्रोसोम में। और एक्रोसोम जो होता है एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ एक केप के फॉर्म में सिचुएटेड होता है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्मेटिड रिमेन्स एज एन एनवेलोप। जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्पर्मेटिड की वो एज इट इज रहती है और एनवेलप की तरह रहती है। और जितना जो मैच्योर स्पर्म होता है उसके चारों तरफ जो होती है, इंक्लूडिंग जो ट्रेल वाला रीजन होता है, उसके चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। इसके बाद अब स्पर्म जो होता है उसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट। ऊपर का जो पार्ट होता है वो हेड होता है, उसके बाद जो होता है नेक होता है, मिडिल पीस होते हैं और टेल होते हैं। तो हेड और मिडिल पीस का जो नेरो पोर्शन होता है उसको नेक कहते हैं। तो स्पर्म के अंदर कितने पोर्शन हो गए, 4। अपर जो होता है वो हेड होता है, उसके जस्ट नीचे नेक होता है, मिडिल वाला मिडिल पीस होता है, और सबसे पोस्टरी जो होता है वो टेल कहलाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम हाउ टू फॉर्म द स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम्स की सेल होती है इनको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। एक होगी तो स्पर्मेटोगोनियम और बहुत सारी होगी तो स्पर्मेटोगोनियम। जो स्पर्मेटोगोनियम होती है वो डिप्लॉइड होती है, मतलब 2x होती है। इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइटोसिस डिवीजन होगा।
तो एक से दो सेल बनेगी, दो से कितनी सेल बन जाएगी, चार। अब जो चार सेल बनी है तो जो पेरेंट सेल थी जिसको स्पर्मेटोगोनियम कहा, ये भी 2n थी, और जो बनी जो डॉटर सेल्स वो भी 2n है। 2n का मतलब 2x का मतलब होता है डिप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे इसमें, डबल होंगे। तो यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इस फेज को क्या कहा गया, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब मल्टीप्लीकेशन फेज में जो डॉटर सेल्स बनी इनका साइज कैसा है, छोटा है। अब ये जो डॉटर सेल्स बनी है ये फूड को गेन करके साइज में कैसी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। जब साइज को फूड को गेन करके एनलार्ज हो गई है और साइज गेन कर लिया है तो इसको ग्रोथ फेज कहेंगे। अब ये जो डॉटर सेल्स है जब साइज में बड़ी हो जाती है तो इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है वो एंटर करती है किसमें, मैच्योरेशन फेज में। अब मैच्योरेशन फेज के अंदर दो डिवीजन होते हैं। पहला जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। अब मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे दो डॉटर सेल्स बनती है, और दो डॉटर सेल्स बनती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, जिसको डिनोट करेंगे एक्स से। अब जो नंबर हैप्लॉइड सेल्स बनी है अब इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अगेन एक और डिवीजन होगा जिसको क्या कहेंगे, मियोसिस सेकेंड कहेंगे। ये इसका नाम मियोसिस सेकेंड होता है, लेकिन एक्चुअल में जो डिवीजन होता है माइटोसिस होता है। जैसी पेरेंट सेल होती है वैसी डॉटर सेल्स बनती है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा उससे कितनी डॉटर सेल्स बन जाएगी, 4 डॉटर सेल्स बन जाएगी, जो कि कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे, हाफ होंगे। अब जो डॉटर सेल्स 4 बनी इनको क्या कहा गया, स्पर्मेटिड कहा गया। अब यहाँ देख लो कि स्पर्मेटिड का साइज कैसा है, राउंड शेप में है, लेकिन इससे जो स्पर्म बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, लॉन्ग लेंथ वाइज स्पर्म बन रहे हैं। अब जो स्पर्मेटिड होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह पे फिक्स रहते हैं, लेकिन जो स्पर्म बनते हैं वो कैसे रहते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये जो स्पर्मेटिड होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग स्पर्म्स में, जो कि मोटाइल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, आप मैच्योर स्पर्म्स को देखेंगे तो इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला जो अपर पार्ट होता है इसको हेड कहते हैं, इसका जो शेप होता है ओवल होता है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा और कॉम्पैक्ट होता है, जिसमें एक स्मॉल वैक्यूल्स होता है, और इसके न्यूक्लियस के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम्स कहते हैं। ये जो एक्रोसोम फॉर्म होता है वो गोल्गी बॉडी से होता है, और इस एक्रोसोम्स का जो फंक्शन होता है, स्पर्म क्या करता है, पेनिट्रेशन करने का काम करता है। जो एग के चारों तरफ एग मेम्ब्रेन होती है, तो इस एग मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करता है एक्रोसोम, ताकि स्पर्म एग के अंदर एंटर हो जाए। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये एक्रोसोम कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है जिसको हाई एल्यूरोनिडेज कहते हैं एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि एग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर देता है, जिससे जो स्पर्म्स का न्यूक्लियस होता है वो एग के अंदर एंटर हो जाता है। सेकेंड जो पोर्शन होता है उसको नेक कहते हैं। हेड तथा मिडिल पीस के बीच का जो नेरो पार्ट होता है उसको नेक कहते हैं। थर्ड पार्ट मिडिल पीस और बॉडी ऑफ स्पर्म, इट कंसिस्ट एक्सियल फिलामेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सियल फिलामेंट होता है जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से, और इसके चारों तरफ क्या होता है, स्पाइरल शीट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, जिससे स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है, जिसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। और सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वो होता है टेल, और टेल वाला जो पोर्शन होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का। तो एक स्पर्म में कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट। अपर जो पार्ट होता है वो हेड होता है, और जो लोएस्ट पार्ट होता है टेल होता है। हेड तथा मिडिल पीस के बीच का जो होता है नेक होता है, नेक के नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, मिडिल पीस कहलाएगा, और मिडिल पीस के जस्ट नीचे जो होता है एकदम थ्रेड लाइक होता है उसको टेल कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पर्म। एक स्पर्म के अंदर जो पार्ट होते हैं तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है हेड होता है, उसका जो नेरो पोर्शन नेक होता है, ये जो पोर्शन है इसका क्या है, मिडिल पोर्शन है, और सबसे नीचे वाला जो कौन सा है, टेल होता है। अब जो हेड वाला पोर्शन है ये पूरा कैसा है, ओवल शेप में, और बीच वाला क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो केप लाइक स्ट्रक्चर है इसको एक्रोसोम कहते हैं। अब मिडिल पीस देखेंगे तो मिडिल पीस में बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको क्या कहेंगे, आपको एक्सियल फिलामेंट कहेंगे। ये जो बीच में लाइन है एक्सियल फिलामेंट, और इसके अंदर जो इस तरह से स्पाइरल जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण स्पर्म क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। इनमें लोकोमोशन की प्रोसेस होती है। और जो मिडिल पोर्शन है उसके नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है, टेल वाला पोर्शन है। अब यार दो डिफरेंट एनिमल्स के जो स्पर्म दे रखे हैं, पहला वाला जो डायग्राम अभी बताया उसका जो शेप कैसा है, यहाँ पर ओवल शेप है। दूसरा वाला डायग्राम देखेंगे तो इसके अंदर जो हेड वाला पोर्शन है प्रोमिनेंट पोर्शन है। पूरे स्पर्म्स के अंदर जो सबसे लंबा पोर्शन है वो हेड वाला पोर्शन है। डिपेंड ये करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जब वाटर लूज होता है तो कितना वाटर लूज होता है। अगर ज़्यादा वाटर लूज होगा तो न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा, अगर कम वाटर लूज होगा तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस का साइज बड़ा रहेगा।